बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 27 जुलाई की रात है। आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। चूँकि मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में इलेक्शन था, तो कुछ देर में आपको बताया जाएगा कि जनाब बहुत ही गैर मामूली वोटिंग टर्नआउट था। 40% के करीब लोग निकल आए, ये जमात आगे, ये पीछे। इस तरह की स्टोरीज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में सुनने को मिलेंगी। बट ग्राउंड के ऊपर रियलिटी क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, आईपीपी, ये सब एक जगह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वर्सेस पीटीआई और बाइकॉट। पीटीआई का बाइकॉट का फैसला था, तो अवाम ज़्यादा किस तरफ नज़र आए? पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बट ज़्यादातर अवाम किस तरफ थी? क्या बाइकॉट की तरफ थी या इन जमातों को वोट डालने की तरफ थी? तो ग्राउंड के ऊपर आज पूरा दिन क्या होता रहा, इस हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। और आज के दिन की एक और अहम डेवलपमेंट कह लीजिए या एक अहम खबर कह लीजिए, वो ये कि एक ऐसा मुस्तकबिल का मंजरनामा जो लगभग नामुमकिन लगता था या अभी भी नामुमकिन लगता है, लेकिन उसकी तरफ शायद मामलात आगे बढ़ रहे हैं। पीटीआई प्लस मौलाना, इसका कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है किसी इलेक्शन के लिए? ये सुनने को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ खबरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर सुहेल आफरीदी ने सबको बुला लिया कि जनाब पेशावर पहुँचे, टोल प्लाजा पर पहुँचे और वहाँ पर होंगे कुछ ऐलानात, उसकी भी तफसील शामिल करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट और फिर कश्मीर इलेक्शंस पे बात करते हैं। ये अपडेट आज दोपहर में मौसूल हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खसूसी बराए इंसदादे इंसानी तशद्दुद एलिस जे एडवर्ड की जानिब से इमरान खान के हवाले से जो जिन कंडीशंस में उनको रखा गया है, उसके ऊपर एक बार फिर तशवीश का इजहार किया गया और उनकी कंडीशंस को वापस नॉर्मलाइज़ करने के हवाले से मुतालबा किया गया कि उन्होंने बल्कि वो कंडीशन भी लिखी हैं कि उनके पास जो इतलात मौसूल हुई हैं कि वो सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग में एक ऐसे सेल में कैद हैं जिसमें विंडो भी नहीं है, विंडोलेस सेल है जिसमें वो 24/7 रहते हैं। इस तरह की सिचुएशन उन्होंने लिखी और मुतालबा किया कि उनकी जो कंडीशंस हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया जाए। इससे पहले भी यही नुमाइंदा खसूसी जो हैं वो पहले भी आवाज़ उठा चुकी हैं, एक पूरा उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था, अपनी एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी और एक बार फिर से उनकी जानिब से ये ट्वीट सामने आया है। बहरहाल इसका फौरी तौर पे कोई इम्पैक्ट होगा नहीं होगा कह नहीं सकते, लेकिन आवाज़ें हल्की फुल्की कहीं ना कहीं से अभी तक जारी है। अब आगे आ जाइए ज़रा कश्मीर की सूरत हाल पे बात करके फिर ज़रा इसी मामले पे बात करेंगे कि पीटीआई का आगे का प्लान क्या है। और एक अहम खबर जो आज के दिन की डेवलपमेंट है पीटीआई प्लस मौलाना, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जनाब कश्मीर का जो इलेक्शन जिसका पहला मरहला आज ख़त्म हुआ, यानी आज के जो नताइज हैं वो कंप्लीट इलेक्शन रिज़ल्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी कि आगे किस पार्टी के पास मामलात जाएंगे, क्योंकि वो माहौल बन जाता है ना कि पहले मरहले में ये पार्टी आ गया तो फिर बाकी सारी भी उसी के पीछे। बट इलेक्शन जिस माहौल में हो रहा है या जैसे हो रहा है, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक तरह से बहुत बड़ा सियासी मैच था। इसलिए क्योंकि गिलगित में जो हो चुका उनके साथ, अगर वही रिपीट टेलीकास्ट आज़ाद कश्मीर में हो जाता है तो फिर उनके लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी, प्रेशर बढ़ता रहेगा कि जनाब इतनी सपोर्ट के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद, इतना नैरेटिव देने के बावजूद आप नहीं जीत पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है। फिर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आने लग जाता। तो बहरहाल कहीं ना कहीं पीएमएलएन के कैंप पे ये दबाव महसूस किया जा रहा था कि इस बार बेहतर नताइज के साथ सामने आना है, जो गिलगित में जो हुआ वो रिपीट नहीं होगा। तो बहरहाल बिलावल अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे थे और इस दौरान फिर वो बसें भी जो आज़ाद कश्मीर की जानिब रवाना की गई, ग्रीन बसेस, और बहुत कुछ हुआ। मियाँ साहब ने खुद भी आके कैंपेन की, मरीम नवाज़ भी आ गई। तो इसी बात की तशवीश बहरहाल बिलावल के कैंप में थी कि हमारे साथ कुछ हो सकता है, ऑल्दो कि गवर्नमेंट उनकी अभी खैर नताइज आएंगे कंप्लीट तो पता चलेगा। बट आज जो पूरा दिन इलेक्शन हुआ और वहाँ पे जो लोग कवर करने के लिए गए, उनमें हमारे दोस्त शराज अहमद शराजी भी हैं। मैं उनके साथ ही हम कई इलेक्शंस इकट्ठे कवर कर चुके हैं। वो भी बता रहे थे कि मैं पोलिंग कैंप्स में फिर रहा हूँ और हर पोलिंग कैंप पे 4-4, 5-5 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। गलियाँ वीरान हैं, पोलिंग कैंप्स के ऊपर भी वैसी रौनक नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे लोग ज़रूर आए, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा लग रहा था कि जैसे बाइकॉट की तरफ जाती दिखाई दे रही है, या बाइकॉट नहीं भी है तो उनको कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि जैसे ये इलेक्शंस उनकी किस्मत बदलने वाले हैं। और फिर आज जो पूरा दिन होता रहा और फिर एंड पे जब 1 घंटा पोलिंग भी बढ़ानी पड़ी, तो वो कोई इसलिए नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पोलिंग कैंप्स के अंदर बाहर मौजूद हैं कि 1 घंटे का वक्त बढ़ाना पड़े। इसलिए था कि टर्नआउट था ही बहुत कम और इलेक्शन कमीशन को अपनी जब रिपोर्ट देनी है कि कितना टर्नआउट रहा तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखना है। अब ये सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकआउट का फ़ैसला दुरुस्त था, इन हालात में लग रहा है कि काफ़ी हद तक दुरुस्त था, क्योंकि लोगों ने उसी तरह से रिस्पॉन्ड भी किया है। किसी ने ये नहीं कहा कि पीटीआई को होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, या कोई गम और गुस्से का इजहार किया गया हो। पीटीआई के अपने लोग भी समझते हैं कि ये फ़ैसला ठीक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
माहौल बनाना चाहती है, ये गहमा गहमी, ये सारा कुछ कहाँ पर 5 अगस्त की तैयारियों के हवाले से। इसलिए उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर भी जलसा करने का फ़ैसला किया कि हम पेशावर में तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक शो जो है वो मीनार पाकिस्तान पे भी होना चाहिए, ये ग्राउंड खाली ना छोड़ा जाए। तो उसके लिए आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर की मुकामी क़यादत के कुछ लोग डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुँचे और वहाँ पर उनको एक दरख्वास्त दी। ये खबर बिल्कुल पीछे रह गई और डिप्टी कमिश्नर साहब का जो अंदाज़ था गुफ्तगू के दौरान, जिस तरह से वो सीट पीछे किए हुए झूल रहे हैं, वो बिल्कुल मायूब लग रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई हकारत से देख रहे थे या वो उनके लहजे में कोई तकब्बुर था, वॉट एवर, वो एक बहस ही अलग। लेकिन आपके पास अवामी नुमाइंदे आए हुए हैं, आप थोड़ा सा अपना रिलैक्स पोजीशन को छोड़ के बैठ के उनकी बात तरीके से सुन सकते हैं। अवाम के नुमाइंदे आपके सामने बैठे हैं तो ये अच्छा तासुर नहीं गया। सारी बहस इसी के इर्द गिर्द आने लगी कि जनाब ये किस तरह से बैठे हैं, कोई इस तरफ नोट ही नहीं कर रहा कि ये जलसे के लिए आए हैं या लोग ये सारा कुछ हो रहा है, डिबेट अलग चलेगी। अच्छा, अब वापस आ जाइए ज़रा उस खबर की तरफ जो मैंने आपको कहा कि जो लगभग नामुमकिन लगती है लेकिन होने को हो भी सकता है, और वो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के आइंदा इंतखाबात के लिए मुमकिना इत्तेहाद के हवाले से। अभी ये चीज़ें बहुत ही प्री मेच्योर हैं और इसके हवाले से मुझे अभी तक कोई 100% कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात को कवर करने वाले हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़हीम अख्तर मलिक, जो इलेक्शन कमीशन और मौलाना फजलुर रहमान की जमात को कवर करते हैं और उनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी वो ऐसी हवा में तीर नहीं मारते। उन्होंने आज कुछ हिंट्स दिए हैं, कुछ तफसीलात उन्होंने बताई हैं। मैं उनके ट्विटर अकाउंट से कोट किया हुआ जल्दी से कुछ लाइंस आपके सामने रखता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट पोजीशन का पता हो। वो कह रहे हैं कि मुल्की सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े यानी मौलाना की जमात के दरमियान बैकडोर राब्ते जारी हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने जेयूआई को आइंदा आम इंतखाबात में मिलकर लड़ने और बाकायदा सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद कायम करने की पेशकश की है। इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल पीटीआई के एक आला सतह वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की है। अब फ़हीम अख्तर साहब के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन मौलाना फजलुर रहमान की जमात के हवाले से तो होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई इन दिनों कोई भी अपनी जो चीज़ है ना उसको बहुत, वो कोई हो भी ना तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड में जाके पता चलता है कि ऐसा था, लेकिन वो खुल के बताते नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक, उनके ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने किसी भी सियासी या इंतखाबी इत्तेहाद पर हतमी फ़ैसला करने से कबल जेयूआई की मजलिस आमला से मुशावरत की हिदायत की है, जबकि दोनों जमातों ने मुशावरत के बाद फ़ैसला करने पर इत्तफ़ाक़ किया है और साथ ही इस बात पर भी ये दोनों फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं कि मुस्तक़बिल में किसी भी इत्तेहाद से कबल बाकायदा तहरीरी मुआहिदा किया जाएगा। और साथ ही वो लिखते हैं कि बहुत जल्द इन दोनों जमातों के आला हुकाम की या जो करता धरता हैं उनकी मुलाकात मतवक्के है और दोनों जमातें मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में वफाकी हुकूमत को मौसर सियासी दबाव में रखने पर इत्तफ़ाक़ कर रही हैं। अब ये उनकी एक ख़बर है मौलाना और पीटीआई के दरमियान इत्तेहाद की। वैसे तो ये आग और पानी का खेल ही लगता है और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस इत्तेहाद को ख़राब करने की भी कोशिश करेंगे कि किसी सूरत ना हो। टू बी ऑनेस्ट, पीटीआई इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है, उसको किसी और सहारे की इंतखाबी अमल में ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस टाइम पीटीआई जिस सिचुएशन का शिकार है, एहतजाजी सियासत ही उसका सर्वाइवल है, उसके लिए उन्हें मौलाना की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मौलाना और पीटीआई इनकी स्ट्रीट पावर इकट्ठी होती है तो पीटीआई के मसाइल थोड़े से कम हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर इन्हें इंतखाबी इत्तेहाद में जाना भी पड़े तो मेरा ख्याल है ये कोई घाटे का सौदा नहीं है अगर मामला इमरान खान की रिहाई तहरीक के लिए इकट्ठे होने का आता है। बहरहाल देखते हैं, अभी चीज़ें बहुत प्रीमेच्योर हैं। मैं भी कोशिश करूंगा पीटीआई के इनर सर्कल से जानने की, ऑल्दो कि मुश्किल है, बताते नहीं है आजकल कोई चीज़, लेकिन चेक करेंगे, अगर कुछ हिंट्स मिले तो आपके सामने रखेंगे। सुहेल आफरीदी ने आज एक वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने अपने तमाम कारकुनान से कहा कि यही वक्त है कुछ फ़ैसले करने का और ये फ़ैसले होने हैं। लिहाजा उन्होंने सबसे अपील की है कि आप 5 अगस्त को पेशावर टोल प्लाज़ा पर पहुँचें और वहाँ पर आपसे अगले लाएअमल के बारे में कुछ बातें होंगी, कुछ ऐलानात होंगे। अब सबको इंतज़ार 5 अगस्त के हवाले से ही है, इस पर भी नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करेंगे। आज सुहेल आफरीदी के वो रिहाई फ़ोर्स के हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया था उसके हवाले से उन्होंने जवाब जो है आज आईनी अदालत में जमा करा दिया। अपने तहरीरी जवाब में उन्होंने कहा है कि जनाब हम कोई इमरान खान रिहाई फ़ोर्स नहीं बना रहे, ना वो कभी अमल में आई, ना कभी वजूद में आई, ना कोई ये प्राइवेट मलेशिया है, ना कोई डंडा बरदार कोई फ़ोर्स है, ना कोई हथियार वाली, ना कोई मुसल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इमरान खान
रिहाई अमन मूवमेंट शुरू कर रहे हैं और ये किसी भी तौर मुसल्लह मूवमेंट नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको इजाज़त दी जाए और ये पटिशन जो है इसके ख़िलाफ़ जो है ये ख़ारिज कर दी जाए। अब देखते हैं आईनी अदालत में इस हवाले से क्या फ़ैसला आता है। कल उमर अयूब जो कि साबिक अपोजिशन लीडर और पीटीआई के अहम रहनुमा थे, जिन्हें 50 साल कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है, वो मंजर आम पे आए कुछ देर के लिए। वो पहले तो पहचाने ही नहीं गए, बहुत सारे लोगों ने पहली लुक में उसे नहीं पहचाना होगा, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो चंद सेकंड्स के बाद रियलाइज़ होगा कि ये उमर अयूब हैं। बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, वो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा शेक कर रहा था, लेकिन जब नारे शारे उन्होंने लगाए तब कॉन्फिडेंस पूरा था। लेकिन उनकी ज़ाहरी हालत, कैफियत वो वैसी नहीं थी जैसा हमने उनको बतौर अपोजिशन लीडर या इमरान खान की मूवमेंट के दौरान उनको अक्सर देखा है। तो उन्होंने काफ़ी मुश्किल वक्त साहब, मैंने एक दो बार पहले भी एग्जांपल्स दिए हैं कि जब इमरान खान का मार्च था पेशावर से चला तो अचानक एक जगह पे इमरान खान ने वो अपना कंटेनर रुकवा लिया था एक ही शख्स को कंटेनर के अंदर सवार करने के लिए, और वो उमर अयूब साहब थे। और जब वो आए उन्होंने अपनी शर्ट उतार के इमरान खान को दिखाया तो उनकी बैक के ऊपर निशान ही निशान थे, जैसे वो लाठीचार्ज से सर्वाइव करके निकले थे ना, तो हर जगह पे उनकी कमर के ऊपर निशान ही निशान थे, इतना वो मारपीट सह के आए थे। तो इमरान खान को तब से वो बहुत पसंद आ गए। उसके बाद से इमरान खान ने उन्हें अपने क्लोज़ रखने का या उन्हें अहम ओहदा देने का फ़ैसला कर लिया था, जो बाद में फिर उन्हें जब अपोजिशन लीडर बनाया गया तब ये ओहदा दे दिया गया। आलिया हमज़ा के हवाले से कुछ इतलात आ रही थी कि उनके ऊपर कोई हमला हो गया, कई जगहों पर आ रहा है कि कोई कातलाना हमला हो गया। इस तरह की सिचुएशन जेल के अंदर ऐसी सूरत हाल अमूमन कम ही होती है या ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल हम ज़रा ऑफिशियल कंफर्मेशन की तलाश में थे तो उनके हस्बैंड का रब्ता हुआ है, तारिक मतीन साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बल्कि ट्वीट करके भी बताया। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ एक झगड़े का वाक़या ज़रूर हुआ लेकिन ये कोई कातलाना हमला नहीं था। तो इस हवाले से फ़र्दर को तफसीलात आएँगी वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। और जाते जाते आखिरी खबर ये कि नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ दिनों पहले कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा हासिल करने की या वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का, मासूमाना ख्वाहिश का इज़हार किया था। वज़ीर-ए-आज़म तो वो नहीं बन रहे, ना अभी बन ही सकते हैं इस सर्कमस्टांसेस में, उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन आज की खबर यह है कि महकमा बल्दियात में नवाज़ शरीफ साहब को अहम ओहदा मिल गया और उन्हें चेयरमैन बना दिया गया, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आप इमेजिन करें कभी फ्यूचर में इमरान खान बल्दियाती किसी महकमे के चेयरमैन मुकर्रर हो रहे हो और उनका नोटिफिकेशन हो रहा हो, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। आई डोंट नो क्यों मियाँ साहब के लेवल का बंदा जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है वो ऐसे ओहदों के ऊपर अपनी तैनाती की इजाज़त ही क्यों दे रहा है। आई डोंट नो, लेकिन ये हो रहा है। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।